विश्व तत्त्वानां वंदे तत् गुण लब्धये, वंदे तत् गुण लब्धये। जोलिए परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कितने सूत्र हो गए थे? 27 सूत्र हो चुके थे। 28 नंबर सूत्र, ताभ्यामपरा भूमियो वस्तुतः, ताभ्यामपरा भूमियो वस्तुतः। पढ़िए। क्लियर? तो यहां कह रहे हैं अन्य भूमियों में काल की व्यवस्था कैसी है, क्योंकि कल बताई थी भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही 6 काल बनते हैं। वहीं पर ही उत्सर्पणी अवसर्पणी कालों में परिवर्तन होता है, वृद्धि ह्रास वहीं होता है भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में। और अन्य भूमियों में क्या व्यवस्था है उसके लिए यहाँ सूत्र आया है, ताभ्या अपराह, ताभ्याम अपराह। उन भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र से अपर माने अन्य क्षेत्रों में भूमियों अवस्थिता, भूमि कैसी रहती है? अवस्थित, अर्थात एक जैसी स्थित रहती है, घटती बढ़ती से रहित होते हैं। वहां पर कोई भी वृद्धि ह्रास नहीं होता है, सब एक समान रहते हैं। सारे क्षेत्र, सारे पर्वत, वहां कोई भी वृद्धि ह्रास नहीं होता। अन्य क्षेत्रों में भरत और ऐरावत को छोड़कर, और भरत ऐरावत में भी कहां पर होता है वृद्धि ह्रास? भरत ऐरावत में वृद्धि ह्रास तो पूरे 6 खंड में होता है, लेकिन प्रलय कहां आती है? सिर्फ और सिर्फ आर खंड में। आर खंड में ही प्रलय आदि आती हैं, उसी में ही सृष्टि का निर्माण हर 6 काल बीतने के पश्चात होता है। ऐरावत में, दोनों में, भरत और ऐरावत में समान होता है। भरत ऐरावत क्षेत्र के आर खंड में ये क्रियाएं सब जगह होती है, आर खंड में। और 6 बाकी के जो 5 खंड बचे उनमें वृद्धि ह्रास होता है, आयु में, ऊंचाई, हाइट आदि में वृद्धि ह्रास चलता रहता है। हाँ, वृद्धि ह्रास होता है, सिर्फ प्रलय नहीं आती वहां। हाँ, तो ये आगे की भूमियां जो हैं वो सब एक जैसी हैं। हैरण्य, हेमवत, हैरण्यवत में तीसरा काल देखिए, सही बना बोला आज? धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से सब सही आ जाता है। तो बीच में ये क्या है? विदेह क्षेत्र। ये यहाँ भरत क्षेत्र, भरत, हेमवत, तो फिर कौन सा आएगा? हरि, विदेह, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत। रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत।
तो इस प्रकार से इन 7 क्षेत्रों में से केवल भरत और ऐरावत को छोड़कर हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, हमेशा एक जैसा ही रहता है। इस हेमवत क्षेत्र में और हिरण्यवत क्षेत्र में जैसा अपने यहाँ तीसरा काल होता है, अभी जो निकल के गया जगन्य भोग भूमि, वो यहाँ पाई जाती है। हेमवत और हिरण्यवत में तीसरे काल के समान जगन्य भोग भूमि यहाँ होती है। अवसर्पणी के तीसरे काल के समान जगन्य भोग भूमि है, मतलब एक पल की आयु वाले जीव यहाँ होते हैं। एक कोस की ऊंचाई वाले जीव यहाँ पाए जाते हैं। एक पल की और एक कोस की आयु वाले जीव हेमवत और हिरण्यवत जगन्य भोगभूमि कहते हैं इसे। मध्यम भोगभूमि दूसरे काल के समान हरि और रम्यक, यह है मध्यम भोगभूमि। इनमें जैसा दूसरा काल होता है वैसा ही हमेशा बना रहता है, मध्यम भोगभूमि के समान हमेशा मध्यम भोगभूमि रहती है इन दोनों में। और विदेह क्षेत्र, इसमें हमेशा कर्म भूमि रहती है। ये इधर 16 नगरियां नीचे हैं, 16 ऊपर हैं। 16 नीचे हैं, 16 ऊपर हैं। नहीं, 8 इधर हैं, 8 इधर हैं, 8 इधर हैं, 8 इधर हैं, ऐसे 16 32 नगरियां होती हैं विदेह की। 32 विदेह, एक विदेह क्षेत्र में 32 विदेह बन जाते हैं। 8 नीचे 8 ऊपर, 8 नीचे 8 ऊपर। इससे ये डिवाइड हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं? यहां से नदी आती है सीता नदी, सीता नदी यहां से जाती है तो बीच में डिवाइड कर देती है इन दोनों को, और यहां से जो नदी आती है वो डिवाइड कर देती है इन दोनों को। तो ये ऐसे इधर इधर, और बीच में इधर एक नगरी, एक पर्वत, फिर नगरी, फिर पर्वत, फिर नगरी, फिर पर्वत, ऐसे 8 नगरियां 7 पर्वत यहाँ विदेह क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ऊपर भी ऐसे ही है, ऐसे 32 नगर। इन सब में क्या रहती है? कर्म भूमि, हमेशा शाश्वत। जैसा अपने यहाँ चौथा काल होता है वैसे चौथे काल के समान यहाँ पर हमेशा रहता है। विद्यमान 20 तीर्थंकर विराजमान रहते ही रहते हैं। इन 32 विधियों में 20 तीर्थंकर किसी भी नगरी में हो सकते हैं। तो ऐसे विद्वान 20 तीर्थंकर हमेशा जहाँ से जीव मोक्ष जाते रहते हैं, ऐसा चौथे काल के समान काल कहाँ रहता है? विधि क्षेत्र में। तीसरे काल के समान कहाँ रहता है? हेमवत क्षेत्र और हिरण्यवत क्षेत्र में। दूसरे काल के समान भोगभूमि कहाँ होती है? हरि क्षेत्र और रम्यक क्षेत्र में। तो इस प्रकार यहाँ पर मध्यम जगन्य भोगभूमि, यहाँ मध्यम भोगभूमि, यहाँ जगन, यहाँ मध्यम। और इसमें उत्तम भोगभूमि कहाँ होती है? तो उत्तम भोगभूमि यहाँ पाई जाती है। उत्तम भोगभूमि ये है उत्तर कुरु, ये है देव कुरु। ये उत्तम भोगभूमियां हैं जो विदेह क्षेत्र में मेरू पर्वत के आसपास पाई जाती हैं। गजदंत, ये गजदंत हैं, हाथी के दांत के समान। तो इससे इनका विभाग हो जाता है गजदंत पर्वतों से। तो ऐसे उत्तर कुरु, देव कुरु भूमि यहाँ पाई जाती है। ये उत्तम भोगभूमियां हैं। इस प्रकार केवल भरत क्षेत्र के आर खंड में, कहीं भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में ही वृद्धि ह्रास होता है। बाकी के इन 6 क्षेत्रों में, वो कितने बचे? 5 क्षेत्रों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। हमेशा शुरू से लेकर अनादिकाल से लेकर अंत काल तक एक जैसा ही काल यहाँ बना रहता है। इन क्षेत्रों में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। कहाँ होता है परिवर्तन? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही परिवर्तन संभव है। अगला सूत्र,
एकत द्वित्री एकत द्वित्री पल्लवमस स्थितियो हैम बतक हारी वर्षक दैव कुर्वकः देव नहीं दैव एकत द्वित्री पल्लवम स्थितियो हैम बतक हारी वर्षक दैव कुर्वकः। पढ़िए। पढ़ना आ गया? क्यों पढ़ना? पढ़िए। हाँ, ऐसी पढ़ाया था हमने, एक दो तीरी। हाँ, द्वित्री, क्योंकि हमने बताया है संयुक्त अक्षर का ध्यान देना है। इसमें दुई में क्या बैठा है? क्या क्या है? आधा दा बा ई की मात्रा, दो व्यंजन एक स्वर। क्या है ये? संयुक्त अक्षर। क्या है ये? क्या क्या बन गया ये? दो व्यंजन एक स्वर मिलकर संयुक्त अक्षर। हाँ, और थ्री में क्या है? ता रा ई, दो व्यंजन एक स्वर। तो ये भी संयुक्त अक्षर है और ये भी संयुक्त अक्षर है। तो किस प्रकार से पढ़ेंगे? एकत द्वि, एकत द्वित्री, द्वित दा के साथ त्रि का ता बोलेंगे, आधा ता, द्वित्री, एकत द्वित्री। हाँ, आगे पढ़ो। पल्लवमस्थितियो दैव, देव नहीं, दैव कुर्वकः। क्लियर? समझ में आ गया? पढ़ना आ गया? पढ़ो सभी लोग। ठीक है, प्रैक्टिस करो, सब चीज आएगी। एकत द्वित्री, तो यहां कह रहे हैं एक, दो और तीन। अब आयु बता रहे हैं, आयु का चैप्टर प्रारंभ होता है कि कौन से क्षेत्र में कौन कितनी आयु पाई जाती है जीवों की। तो एक, दो, तीन। पल्ल किसमें होती है? पल्लवम स्थितियों किसमें? हेमवतक, हारिवर्षक और देवकुरु, उत्तर कुरु। तो इनमें एक, दो, तीन पल्ल की आयु मनुष्य और त्रियंचों की पाई जाती है। जो हेमवत क्षेत्र है इसमें एक पल्ल की आयु वाले जीव रहते हैं। हरि में दो पल्ल की आयु वाले मनुष्य और त्रियंच। और यहाँ जो उत्तर कुरु और देवकुरु है, देवकुरु उत्तर कुरु, इसमें तीन पल्ल की आयु वाले जीव होते हैं। कितने? तीन पल्ल वाले मनुष्य और त्रियंच। और जैसी व्यवस्था इस तरफ है वैसी व्यवस्था उस तरफ है। तो यहाँ पर विदेश क्षेत्र के पास वाले क्षेत्र में दो पल्ल की थी, तो इधर विदेश क्षेत्र के पास वाले क्षेत्र में दो पल्ल की आयु वाले, और इधर एक पल्ल की आयु वाले जीव पाए जाते हैं। कौन कौन होते हैं यहाँ पर? भोग भूमियों में कौन से जीव होते हैं? मनुष्य और त्रियंच। ये मनुष्य और त्रियंचों की आयु है। हेमवत क्षेत्र की उत्कृष्ट आयु एक पल्ल, हरि क्षेत्र की उत्कृष्ट आयु दो पल्ल, देवकुरु उत्तर कुरु की उत्कृष्ट आयु तीन पल्ल, रम्यक की उत्कृष्ट आयु दो पल्ल और उसकी उत्कृष्ट आयु एक पल्ल होती है।
क्या तेज गति का जीव कैसा? हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो हेमवत क्षेत्र के प्राणियों की स्थिति एक पल्ल प्रमाण होती है। यहाँ निरंतर जैसा अपने यहाँ पर तीसरा काल होता है अवसर्पणी काल का, तीसरा काल जैसा यहाँ निकल के गया है वैसा ही काल हमेशा बना रहता है इसमें, हेमवत में और हिरण्यवत में। हाँ, और मनुष्यों के शरीर की ऊंचाई 2 कोस की नहीं 1 कोस की होती है, क्योंकि उत्तम भूभु में 3 कोस की, मध्यम में 2 कोस की और जघन्य में 1 कोस की होती है। तो यहाँ 1 कोस की ऊंचाई अर्थात 2000 धनुष, 2000 धनुष की ऊंचाई होती है यहाँ पर। धनुष माने नापने की एक वो इकाई है, कैसे नाप किया जाए। तो धनुष लगभग 6 फीट का होता है, तो उस 6 फुट के बराबर की ऊंचाई को एक धनुष कहते हैं। 2000 धनुष 1 कोस हो गया। तो मनुष्य के शरीर की ऊंचाई कितनी होती है? 2000 धनुष। 3 किलोमीटर। रंग कैसा होता है यहाँ के लोगों का? नीला। वे 1 दिन के अंतराल से भोजन करते हैं। यहाँ के लोग, भोभूमि के लोग 1 दिन के अंतराल से, आज खा लिया कल नहीं खाएंगे, परसों खाएंगे, उपवास रहेगा 1 दिन। तो 1 दिन खाते हैं, 1 दिन नहीं खाते हैं भोगभूमि के लोग। बार बार खाने की आवश्यकता नहीं होती है। जघन्य भोगभूमि की 1 दिन के बाद, मध्यम भोगभूमि के 2 दिन के बाद भोजन करते हैं। 1 दिन खा लिया और 2 दिन उपवास, अगले दिन 2 दिन बाद खाएंगे। अब पेट भरा रहेगा तब तक। तो वहाँ न ज़्यादा खाने की दिक्कत, ना वहाँ जाने की दिक्कत, ना वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। किससे मिलती है भोगभूमि? दान देने से। आहार दान से भोगभूमि का बंद होता है। तो ऐसे वहां पर जो हरि क्षेत्र है, दो पल की आयु है यहाँ पर हमेशा। जो अपने यहाँ अवसर्पणी काल का दूसरा काल था वैसा ही काल यहाँ रहता है, हमेशा एक जैसा ही बना रहता है। यहाँ मनुष्यों की ऊंचाई 4000 धनुष 2 कोस, और रंग शुक्ल होता है, सफेद रंग के होते हैं यहाँ के लोग, मध्यम भूमि के लोग। और 2 दिन के बाद भोजन करते हैं। आज खा लिया, अब 2 दिन नहीं खाएंगे। हाँ, मध्यम भूमि में। अब उसके बाद उत्तम भूमि में देवगुरु के प्राणियों की स्थिति 3 पल प्रमाण है। यहाँ निरंतर जो अपने यहाँ पर पहला काल था जैसा, वैसा ही काल यहाँ हमेशा रहता है देवगुरु उत्तरकुरु में। और यहाँ के मनुष्यों की ऊंचाई 6000 धनुष अर्थात 3 कोस। कितने? 3। और रंग कैसा होता है? पीला। और वे 3 दिन के अंतराल से भोजन करते हैं। चौथे दिन खाएंगे। ऐसी भोग भूमि की व्यवस्थाएं हैं। वहां पर भोग ही भोग भोगने हैं, और फिर भी चारों तरफ भोग पड़े हुए हैं, फिर भी इच्छा नहीं होती भोगने की। 3 दिन बाद खाना है, अब क्या खाएं? और कितना से खाते हैं? हर्र बहेड़ा आमला। हर्र के बराबर उत्तम भूमि में, बहेड़ा के बराबर मध्यम भूमि में, और आमले के बराबर जघन्य भूमि में भोजन होता है। जैसी भूमि है वैसा वैसा कम भोजन होता जाता है। तो हर बहुत छोटी होती है, उसके बराबर उत्तम भूमि के लोग भोजन करते हैं बस। और बहेड़ा के बराबर, मध्यम भूमि के, आमले के बराबर जघन्य भूमि के लोग भोजन करते हैं। बस इतना सा ही भोजन करते हैं, ज्यादा नहीं खाते। लेकिन जैसा शरीर होता है उनका वहां पर, वैसे ही उतने बड़े बड़े पेड़ भी होते होंगे। पेड़ छोटे नहीं होते होंगे वहां के भी, और जब पेड़ बड़े हैं तो फल भी बड़े बड़े होते होंगे। क्योंकि जैसी शरीर की अवगाहना होती है उसी प्रकार के वृक्ष आदि, फल आदि सब प्राप्त होते हैं। पहले बहुत बड़े बड़े अमरूद आते थे, अब इतने से आते हैं, है ना। पहले हर चीज बड़ी बड़ी होती थी। आम कितने बड़े बड़े आम आते थे, अब इतने से आते हैं। इसलिए अवगाहना कम होती जाती है। और जहाँ बड़ी अवगाहना वाले लोग हैं वहाँ बड़े अवगाहना वाले फल भी प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ इतने से ही आमला होता होगा, वहाँ पे आमला भी उसी के हिसाब से होता है जिस हिसाब से शरीर है।
हाँ, ये भी सही बात है। जब अपने शरीर के हिसाब से इतना सा आंवला हमें मिला है, तो उनके शरीर के हिसाब से जो आंवला मिलता होगा वो उनके लिए भी इतना सही कहलाएगा, क्योंकि उनका शरीर ही इतना बड़ा होता है ना। तो इसलिए ऐसा ही इतना सा ही भोजन होता है उनका। उनका भोजन इतना सही होता है, इतना अपन ने यहाँ पर हर बेड़ा आंवला दिखाई दे रहा है। ज़्यादा नहीं खाना पड़ता उन्हें, क्योंकि ज़्यादा खाना रोग है, परेशानी कारण है। और खाना नहीं पड़े सबसे बढ़िया है, टेंशन फ्री, न बनाने की झंझट, न लाने की, न खाने की, न जाने की, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सबसे बढ़िया। कहाँ होते हैं जी? जब केवल ज्ञान हो जाता है तब, उसके बाद कोई खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला सूत्र, ततोत्तरा। जो यहाँ दक्षिण में बतलाई, अब वही चीज उत्तर में है, सेम टू सेम। ततोत्तरा, जो उत्तर के क्षेत्रों के मनुष्यों और त्रियंचों की आयु हेमवत आदि क्षेत्रों के मनुष्यों त्रियंचों के समान होती है। जो यहाँ हेमवत क्षेत्र में एक पल्लकी है, वही यहाँ हिरण्यवत में एक पल्लकी है। हरि में 2 पल्लकी है तो रम्यक में 2 पल्लकी है। तो जो और उत्तर जो देवकुरु में है वही उत्तर कुरु में है। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था दक्षिण साइड है वही व्यवस्था उत्तर साइड है। तथोत्तरा, सेम टू सेम जाननी चाहिए। अब इन्होंने इन भोगभूमियों की बात बता दी। अब क्या बचा? भरत क्षेत्र की बात हो गई थी, ऐरावत की हो गई थी, अब इन 3 की हो गई, देव हेमवत, हरि, रम्यक, हिरण्यवत और देवकुरु उत्तर कुरु। अब क्या बचा? विदेह क्षेत्र, उसकी बात आती है। विदेहेषु संख्ये कालः, विदेहेषु संख्ये काला। तो विदेह क्षेत्र में मनुष्यों त्रियंचों की आयु कितनी है? संख्यात वर्ष की। संख्यात वर्ष 1 कोटि पूर्व अधिक से अधिक आयु कितनी होती है? 1 कोटि पूर्व। यहाँ विदेह क्षेत्र में हमेशा जैसा अपने यहाँ चौथा काल था वैसा ही रहता है। चौथा काल नहीं होता वहां पे, चौथे काल जैसा होता है। विदेह क्षेत्र में कैसा होता है? चौथे काल जैसा, चौथा काल नहीं। तो चौथा काल कहेंगे तो 5वां भी आएगा, 6वां भी आएगा। तो वहां काल परिवर्तन होता ही नहीं है, वहां जैसा है वैसा ही रहता है। तो उसे चौथा काल नहीं, चौथे काल जैसा कहा जाएगा। तो विदेह क्षेत्र में अवसर्पणी का तीसरा और अवसर्पणी का चौथा काल जैसा हमेशा रहता है वहां पर। इसमें मनुष्यों की ऊंचाई 500 धनुष प्रमाण होती है और उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व प्रमाण होती है। इसी काल से जीव मुक्ति का लाभ करते हैं। विदेह क्षेत्र में यह काल सदा रहता है, इसलिए यहाँ से जीव हमेशा मोक्ष जाते रहते हैं। अभी अपन ने पहले सूत्र में पढ़ी थी ये भोग भूमियां। तो भोग भूमियां कितनी होती हैं? उत्तम, मध्यम, जघन्य, 3 भोग भूमियां होती हैं। तो यहाँ 3 यहाँ हो गई, 3 ऊपर हो गई, 3 और 3 6। तो एक जम्बूद्वीप में 6 भोग भूमियां थी। अब ऐसे धाती खंड और पुष्कराद वहां पर और अपन देखेंगे तो इससे दूना क्या है? धाती खंड, इससे और पुष्कराद, जो दोनों दूने दूने हैं। तो यहाँ पर 6 हैं, तो वहां पर कितनी होंगी? 12 12, 12 दूनी 24 और 6 30। तो 30 भोग भूमियां 2.5 द्वीप में पाई जाती। हाँ, मनुष्य लोक में 30 भोग भूमियां होती हैं, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ जो रचना है वही रचना सेम टू सेम धाती खंड पुष्कराद में है। बस अंतर इतना है, वहां पर 2 मेरु हैं, यहाँ 1 मेरु संबंधी रचना है ये पूरी, वहां 2 मेरु संबंधी ऐसी रचना है। पुष्कर में भी 2 मेरु, 1 मेरु है जम्बूद्वीप में, तो 5 मेरु। 1 मेरु संबंधी जो रचना है वही 1 मेरु संबंधी रचना धाती खंड में है, वही दूसरी मेरु संबंधी रचना भी धाती खंड में है। तो 1 मेरु संबंधी में 6 भोग भूमियां होती हैं। तो वहां 2 मेरु हैं तो कितनी हो गई? 12। और ऐसे ही पुष्करार्ध में भी 2 मेरु हैं, तो वहां कितनी होगी? 12।
तो 12 12 24 और ये भरत क्षेत्र की वो जम्बू द्वीप की 6। तो इस प्रकार से 30 भोग भूमियां मनुष्य लोक में 2.5 द्वीप में पाई जाती हैं, जिसमें ये सब कल्प वृक्षों की सामग्री का उपभोग करते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ विदेश क्षेत्र की बात चल रही है। तो विदेश क्षेत्र कहां पर है, कहां है, जम्बू द्वीप में है। ये निषद पर्वत है। इस निषद पर्वत के बाद विदेश क्षेत्र चालू हो जाता है, और इसके उत्तर में और इसके नील पर्वत के दक्षिण में विदेश क्षेत्र सबसे बड़ा जम्बू द्वीप के बीचों बीच क्षेत्र है, उसे विदेश क्षेत्र कहते हैं। ये जम्बू द्वीप के बीच के हिस्से का सबसे बड़ा क्षेत्र कहलाता है विदेश क्षेत्र। विदेश क्षेत्र में हमेशा क्या होता रहता है, विदेश क्षेत्र में हमेशा चौथा काल रहता है, जिससे वहां नित्य तीर्थंकर, चक्रवर्ती, केवली, नारायण, गिरधारी मुनि, बलदेव, मंडलिक, अर्धमंडलिक आदि राजा होते ही रहते हैं, तथा मोक्ष की प्राप्ति भी होती ही रहती है। ये सब व्यवस्थाएं वहां चलती रहती हैं। वहां पर लोकतंत्र नहीं है, जैसे यहाँ लोकतंत्र है, वोट बैंक की राजनीति नहीं। यहाँ जो पहले व्यवस्था थी राजा महाराजाओं के समय, वही व्यवस्था विदेश क्षेत्र में हमेशा बनी रहती है। राजा महाराजाओं की व्यवस्थाएं रहती हैं वहां पर। ये लोकतंत्र नहीं है, वोट बैंक की राजनीति, चाहे किसी को भी प्रधानमंत्री बना दिया जाए, चाहे किसी को भी गद्दी बिठा दिया जाए, है ना। वहां राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं। हाँ, सब जगह की व्यवस्था है। नारायण चाहे यहाँ हो या वहां हो, सब जगह से नरक ही जाते हैं, नियोग है उनका। तो क्या हुआ, विदेश क्षेत्र कोई बढ़िया क्षेत्र है, वहां से 7 नरक को प्राप्त होते हैं। अभी वर्तमान में भरत क्षेत्र से जो लोग नरक जाएंगे वो सिर्फ 30 नरक तक जा सकते हैं। कहां तक, तीसरे तक। और विदेश क्षेत्र से जो नरक जाएंगे वो 7वें तक भी जा सकते हैं। पहले से लेकर 7वें तक कहीं भी जा सकते हैं, और यहाँ पहले से लेकर तीसरे तक ही जाएंगे बस। तो विदेश क्षेत्र में जिस जाके जो मत सोच लेना कि वहां नरक नहीं जाएंगे, वहां भी नरक जाते हैं। वहां हमसे ज्यादा पापी हैं यहाँ से ज्यादा, तभी तो वहां 7वां नरक खुला हुआ है, यहाँ नहीं खुला 7वां नरक। हाँ, और क्या, विदेश क्षेत्र के लोग 7वें नरक तक जाते हैं क्योंकि वहां वज्र विषव नाराज सेनन होता है। मजबूत सेनन के धारी लोग ही 7वें नरक में जाते हैं, कमजोर सेनन के धारी लोग 7वें नरक नहीं जाते। कमजोर सेनन के धारी तीसरे नरक तक जाते हैं। असंप्राप्ता श्रीपाटिका सेनन वाले तीसरे नरक तक ही जाते हैं, और वज्र विषव नाराज सेनन वाले वे ही मोक्ष जाते हैं, वे ही सर्वार्थ सिद्धि जाते हैं। और कमजोर सेनन वाले 8वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाते, कितनी भी तपस्या करें तो 8वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते, जैसे वैसे ही तीसरे नरक से नीचे नहीं जा सकते। तो ये कमजोर सेनन की विशेषताएं। तो विदेश क्षेत्र अच्छा भी है क्योंकि वहां से मोक्ष चालू है, खराब भी है कि वहां 7वें नरक में जाना पड़ता है। क्षेत्र से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता है प्रभाव ऐसा नहीं पड़ता, लेकिन इतना नहीं पड़ता है कि आप वहां पहुंचकर आपको नियम से मोक्ष हो ही जाएगा। वो यहाँ से कई गुना ज्यादा आबादी वहां है, क्योंकि भरत क्षेत्र तो आपका इतना सा ही है बस, 526 सही 6/19, और ये कितना था 33,000, कितना था कल बताया था 33,684 सही 4/19 योजन। कितना गुना हो गया, कहाँ 526 है और कहाँ 33,684 है। भाग दे लो 526 का, इसमें निकल आएगा कि विदेश क्षेत्र भरत क्षेत्र से कितना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है। तो ये दो मोबाइल नहीं लाई, मोबाइल है कि नहीं, भाग दे के देखो 33,684 में 526 का भाग दो, क्या आया
64 मतलब 64 गुना, 64 गुना बड़ा है विदेह क्षेत्र भरत क्षेत्र से। एक दो गुना नहीं, 64 गुना। तो वहां की आबादी कितनी है? यहां से कई गुना ज्यादा होगी। जब क्षेत्र इतना बड़ा है तो आबादी और ज्यादा होगी। तो जहां वहां ऐसा नहीं कि वहां के सब लोग ही मोक्ष जा रहे हैं, इतनी सारी आबादी वाले के सब मोक्ष ले जाएंगे तो क्या होगा सब दुनिया में, है ना। तो इसीलिए 6 महीने में सिर्फ 608 लोग ही मोक्ष जाते हैं पूरे 2.5 द्वीप से। कहाँ वात्सल्य भाव रहता है सब लोगों का प्रति। सब प्रकार के लोग हैं। क्या आपने कथाएं नहीं पढ़ी? पद्म पुराण, हरिवंश पुराण नहीं पढ़े? कैसे कैसे लोग पढ़ने में आए। ये सब चौथे काल के ही हैं। जैसा चौथा काल में यहाँ था वैसा ही वहाँ है। जैसे लोग अपन ने शास्त्रों में पढ़े हैं कैसे कैसे हुए हैं, वैसे लोग वहाँ होते हैं विदेह क्षेत्र में। तो वही सब व्यवस्था है टोटल, कोई अलग नहीं है। ठीक। अब इसके बाद भरत क्षेत्र का विस्तार। भरत क्षेत्र कितना बड़ा है दूसरे तरीके से बताते हैं। अभी बताया था, अलग तरीके से बताया था, अब दूसरे तरीके से। भरतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः। भरतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः। पढ़िए, पढ़ लिया? क्लियर? तो यहां कह रहे हैं भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बू द्वीप के 190वां भाग है। कितना? 190वां भाग जम्बू द्वीप का। तो आप देखिए जम्बू द्वीप कितना बड़ा है। कितना बड़ा है जम्बू द्वीप? 1 लाख योजन का है। और ये कितना बड़ा है भरत क्षेत्र? उसका 190वां भाग है। तो 1 लाख में 190 का भाग दो 1 लाख में 190 का भाग। भाग देना नहीं आता तुम लोगों को? 1 लाख में 190 का भाग, 10,000 में 19 का भाग दो। फाइव 26 पॉइंट। हाँ, उसको अपन ऐसे लिखेंगे तो ये आएगा 526 सही 1/19 जो पहले बताया था। भरतस्य विस्कंभो पहले आया था ना 60 चैकोन विंशति, 526 सही 6/19 पहले बताया था। भरता 60 विंशति पंचयोजन सत विस्तार 60 चैकोन विंशति भागा योजन से कि भरत का विस्तार 526 सही 6/19 है। तो ये जब अपन 190 का भाग 1 लाख में देते हैं तो वही निकल के आता है जो पहले सूत्र में बताया था। तो ये कितना भाग है? 526 सही 6/19 जम्बू द्वीप का 190वां भाग है। कितना? 190वां भाग। जब इसके जम्बू द्वीप के 190 हिस्से किए जावे तो हर हिस्से का प्रमाण इतना बनेगा। 526 सही 6/19 हर हिस्से का प्रमाण इतना बनेगा, तब जाकर 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप होगा। तो इस प्रकार यहाँ बताया कि ये जम्बू द्वीप कितना बड़ा है। जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र अपना कितना बड़ा है? 190वां भाग, मात्र 190वां। और 526 सही 6/19 योजन इसका विस्तार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये इसका विस्तार। अब इसके आगे धाती खंड द्वीप की
रचना चलती है। ये अपना क्या हुआ, जम्बू द्वीप। अब दूसरा द्वीप धात की खंड, उसकी बात करते हैं। दुर्धात की खंडे, दुर्धात की खंडे। तो धाती खंड में सब कुछ दूना दूना है। नदी, पर्वत, कुलाचल, क्षेत्र, मेरू, हर चीज कैसी है, दूनी। जैसी यहाँ है एक, वहां दो हैं। जो जो यहाँ है वहां वो सब दो दो हैं। देखिए ये जम्बू द्वीप, इसके बाद लवण समुद्र, लवण समुद्र के बाद दाती खंड। ठीक, अब यहां पर रचना देखिए, ये एक बीच में यहां और यहां एक दो पर्वत पाए जाते हैं। इन पर्वत का नाम ईश्वाकार पर्वत होता है। हाँ, तो ये पर्वत इस धाती खंड को दो भागों में बांट देते हैं। एक भाग ये हो गया यहां से लेके यहां तक का, एक भाग यहां से लेके यहां तक का। ये दो भागों में धाती खंड बट गया इन दो पर्वतों से। अब एक तरफ जो व्यवस्था जम्बू द्वीप में दिखाई अपन को, वही सेम टू सेम व्यवस्था इस तरफ रहेगी, वही यहां रहेगी। जैसे बीच में मेरू पर्वत, यहां बीच में मेरू पर्वत और इसके दोनों तरफ विदेह क्षेत्र। इसके बाद इस तरफ क्या कहते हैं, हैरन, वो कौन सा था, रुक्मी, रम्यक, ऐरावत। ऐसे करके तीन क्षेत्र इधर आएंगे और तीन क्षेत्र इधर आएंगे। ऐसे ही यहां पर होगा, तीन क्षेत्र इधर आएंगे और तीन क्षेत्र इधर आएंगे। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था जम्बू द्वीप की एक तरफ की थी, वो व्यवस्था इसके एक तरफ रहेगी, दूसरी तरफ वही व्यवस्था रहेगी। तो दो मेरू की व्यवस्थाएं यहाँ एक जैसी रहेंगी। तो इस प्रकार, हाँ, तो जो क्षेत्र यहाँ 6-6 थे, अपने जम्बू द्वीप में 6-7 क्षेत्र थे, 6 पर्वत थे, ऐसे ही यहाँ पर दूने दूने हो जाएंगे। 6 नीचे के 6 ऊपर के 12 क्षेत्र, वो 7 नीचे के 7 ऊपर के 12 क्षेत्र, 6 नीचे 6 ऊपर 12 पर्वत, 14 क्षेत्र 12 पर्वत, दूने दूने। दो, एक मेरू था वहां पर जम्बू द्वीप में, यहाँ 2 मेरू होंगे। हर चीज दूनी दूनी रहेगी। द्वीप में क्षेत्र, कुलाचल, मेरू, नदी, नदियां भी दूनी दूनी हैं, क्योंकि जो नदियां एक जम्बू द्वीप की थी उतनी उतनी ही एक तरफ की हैं। उसके बाद दूसरी दूनी दूसरी तरफ की। तो जितना जो सेम टू सेम एक तरफ अपने यहाँ जम्बू द्वीप में था, वो यहाँ दोनों तरफ पाया जाता है। तो ऐसे दूने दूने वाले होते हैं। और इसके बाद पुष्करार्ध भी आएगा। पुष्करार्धे च, पुष्करार्धे च। तो पुष्कर द्वीप में भी यही सेम टू सेम दूने, जो द्विधाती खंडे आए थे ना, चा का मतलब और पुष्कर द्वीप में भी, पुष्कर के आधे में, क्योंकि आधे में क्या है, आधे में मानुषोत्तर पर्वत का कब्जा है। आधा हिस्सा मानुषोत्तर पर्वत ने घेरा है और आधे में द्वीप है, आधे में पर्वत है। तो जो आधा बचा वो आधा धाती खंड के बराबर कहलाएगा। तो जो व्यवस्था धाती खंड की है, सेम टू सेम व्यवस्था पुष्कर की रहेगी। तो जो इसी प्रकार से पुष्कर में भी
2 मेरु कहलाएंगे और 12 क्षेत्र, 12 नहीं 14 क्षेत्र, 12 पर्वत और नदियां, ये सब धूने धूने जम्मू द्वीप से। तो इस प्रकार ये व्यवस्था किसकी है? मनुष्य लोक की, पुष्कर द्वीप की और धातीखंड की। ये तीनों द्वीप मिलाकर जम्मू द्वीप, धातीखंड, पुष्कर, आधा पुष्कर और ये 2 द्वीप, 2-2.5 द्वीप कहलाता है। धातीखंड द्वीप के समान पुष्कर रार्ध में भी मेरु, वर्ष, वर्ष माने देश, वर्षधर माने पर्वत, नदियां, तालाब, इनकी संख्या दूनी दूनी है, क्योंकि तो इस द्वीप में भी ईश्वाकार पर्वतों के निमित्त से पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध के 2 भाग हो जाते हैं। इस प्रकार 2.5 द्वीप में 5 मेरु, 35 क्षेत्र, 30 वर्षधर, 70 महानदियां और 30 तालाब प्राप्त होते हैं। देश पूरे 2.5 द्वीप में 5 मेरु हैं, 35 क्षेत्र हैं, 30 पर्वत हैं, 70 महानदियां हैं, 30 तालाब हैं। काउंटिंग आगे नहीं आई। इस प्रकार एक जम्मू द्वीप में कितने पर्वत थे? 6 पर्वत थे ना, और यहां दूने कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 12। और यहाँ पर भी कितने हैं? 12, क्योंकि यहाँ भी यही व्यवस्था है, सेम टू सेम जो इसकी है। तो 12 और 12 24, और इसके जम्बूद्वीप के 6, कुल कितने पर्वत हो गए? 30। और एक एक पर्वत पर एक एक तालाब है, कितने तालाब हो गए? 30 पर्वत, 30 तालाब। और क्षेत्र कितने हो गए? 7 क्षेत्र जम्बूद्वीप में थे, ठीक है। और 14 यहाँ के, 14 यहाँ के, 28 और 7 35 क्षेत्र 2.5 द्वीप में पाए जाते हैं। नदियां कितनी हैं जम्मू द्वीप में? 14 नदियां थी ना, गंगा, सिंधु, रोहित, तास्य, हरित, दरकांता, सीता, सीता, नारी, नरकांता, सवटरूपगला, रक्ता, रक्तोदा, ये 14 नदियां थी। इन 14 नदियां एक द्वीप में हैं, तो 14 इस तरफ, 14 इस तरफ, 14 इस तरफ, 14 इस तरफ, 28 दूनी 54, 28 दूनी 56, 8 दूनी 16, 28 दूनी 56, 56 और 14 कितनी हो गई? 70 नदियां पूरे 2.5 द्वीप में महानदियां हैं। अब इनकी 14 हजार सहायक नदियां थी, गंगा, सिंधु की दूनी दूनी बहुत सारी। काउंटिंग करते जाओ, गुणा करते जाओ, सब निकल के आ जाएगा। कितनी नदियां पूरे 2.5 द्वीप में होंगी, कल निकाल के लाना, ठीक है। पूरे 2.5 द्वीप में कितनी नदियां हैं पूरी? क्योंकि सहायक नदियां जोड़कर, क्योंकि 70 नदियां महानदियां हैं, और उन 70 महानदियों की कितनी सहायक नदियां हैं पूरे 2.5 द्वीप में, टोटल निकाल के लाना है कल, होमवर्क। गंगा सिंधु की 14,000 थी, उसके बाद आगे आगे के तालाबों की, क्षेत्रों की दूनी दूनी है, विधेय क्षेत्र तक, है ना। तो उसके बाद उसी प्रकार से यहाँ की जितनी एक जम्मू द्वीप में है, उसकी दूनी यहाँ होंगी और दूनी यहाँ होंगी, तो निकल आएंगी आसानी से। गुणा तो करना है 2 का, एक जम्मू द्वीप की दुनिया निकालने के बाद 2 का गुणा करना है, फिर 2 का फिर कर देना है, 4 का गुणा करके पूरी संख्या निकल आएगी नदियों की। अभी निकल आएगी, यहाँ पर ही निकल आएगी। होमवर्क करके यही निकाल दें। होमवर्क, चलो होमवर्क से करके लाना, देखते हैं आप लोग के अंदर कितना दिमाग है। चलिए, तो ये अपना पुष्कर वर्दीप हुआ। विधियों का विशेष वर्णन, इसमें क्या कह रहे हैं ये समझ लीजिए। जम्मू द्वीप क्षेत्र का विस्तार 33,684.4/19। ये जम्मू द्वीप गलत लिख गया। जम्मू द्वीप में विदेश क्षेत्र का जो विस्तार है
वो 33,684.4/19 योजन है और मध्य की लंबाई 1,00,000 योजन है। ये मध्य में कितना है विदेह क्षेत्र? 1,00,000 योजन, क्योंकि ये पूरा 1,00,000 योजन का है जम्बूद्वीप, 1,00,000 योजन का इसका लंबाई है। ठीक में बीच में मेरू पर्वत है, इसके पास दो गजदंत पर्वत निकलकर निषद में जा मिले हैं। इस प्रकार उत्तर में दो गजदंत पर्वत नील में जा मिले। इसे विदेह क्षेत्र 4 भागों में बढ़ जाता है। दक्षिण दिशा में गजदंतों का मध्य का क्षेत्र देवकुरु, उत्तर दिशा में यही क्षेत्र उत्तर कुरु कहलाता है, तथा दक्षिण दिशा का पूर्व दिशा का सब क्षेत्र पूर्व दिशा का पश्चिम दिशा का सब क्षेत्र पश्चिम विदेह कहलाता है। इनमें से देवकुरु और उत्तर कुरु में उत्तम भूभूमि है और पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह में कर्म भूभूमि है। यहाँ पर ये बता रहे हैं, देखिए अभी आपको एक चीज नहीं बताई हमने, वो बता देते हैं। ये विदेह क्षेत्र, अब इस विदेह क्षेत्र में बीचों बीच मेरू, अब गजदंत पर्वत ऐसे हाथी के दांत के बराबर यू 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 इस प्रकार के 4 गजदंत पर्वत हैं। कितने हैं? 4। अब इन 4 गजदंत पर्वतों में एक में देवकुरु है, एक में उत्तर कुरु है। इसमें देवकुरु जो अपने दक्षिण साइड है और जो उत्तर साइड है इसमें उत्तर कुरु भूभूमियां, ये 2 भूभूमियां हैं। इसमें जम्बू वृक्ष क्या है? जम्बू वृक्ष, जिससे ये इस द्वीप का नाम पड़ा, क्या? जम्बू द्वीप। तो ऐसे यहाँ वृक्ष है जम्बू द्वीप, इसमें क्या है अभी याद नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से शायद इसमें कोई वृक्ष है। अब वो वृक्ष कौन सा है जम्बू द्वीप के अलावा? हाँ कोई वृक्ष है, इसमें चैत्य वृक्ष है कोई, इसमें भगवान के चैत्यालय बने हुए हैं इस वृक्ष के ऊपर, वो वृक्ष इसमें है। तो ऐसे 4 क्षेत्र यहाँ बढ़ जाते हैं विदेह क्षेत्र में और उनसे डिवाइड हो जाता है 4 क्षेत्रों में, ये नदी से। तो इस प्रकार यहाँ बताया गया। तो 5 विधियों की उपविधि किस प्रकार होते हैं वो हमने बताए थे आपको। 8 नीचे 8 ऊपर कितने हो जाते हैं? 32। तो पूर्व विधि और पश्चिम विधि में सीधा सीधा नदी के किनारे पर 4-4 विधि होते हैं। एक विधि के 8-8 भाग होते हैं। इस प्रकार जम्बूद्वीप को मिलाकर 32 विधि होते हैं। तो ये कितने विधि हो गए? 1 2 3 4। अब ये 4 विधि के 8-8 हो जाते हैं। एक पर्वत, एक देश, पर्वत, फिर देश, फिर पर्वत, फिर पर्वत, वो देश, पर्वत। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे 7 पर्वत 8 देश, ऐसे ऊपर। तो ये पर्वत और देश। कहीं कहीं ऐसा भी है कि एक देश पर्वत, फिर देश, फिर नदी, फिर पर्वत, फिर वो पहले देश, फिर पर्वत, फिर देश, फिर नदी, फिर देश, फिर पर्वत, फिर देश, फिर नदी। मतलब एक पर्वत एक नदी, एक पर्वत एक नदी, एक पर्वत एक नदी। तो नदी पर्वत से देशों का विभाजन हुआ है विदेह क्षेत्र में। तो ऐसे 32 विधि, एक विदेह क्षेत्र के 32 उपविधि कहलाते हैं। कितने? 32। तो जम्बूद्वीप के 32 विधि हो जाते हैं। तो दातिखंड पुष्कराल द्वीप में दूने कर दो, कितने हो गए? 64 उपविधि होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 2.5 द्वीप में 160 विधि होते हैं। कितने? 160। अब 160 विधि ये हो गए, और 5 भरत, 5 ऐरावत, 10 वो हो गए, टोटल 170। और जब प्रत्येक नगरी में तीर्थंकर विद्यमान होते हैं तब अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर इस धरती पर मौजूद होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। 170 तीर्थंकर कब होते हैं?
जब पूरे 32 विधियों में हर विधेय नगरी में एक एक तीर्थंकर विराजमान हो, पूरे जब भरत ऐरावत में पांचों भरत पांचों ऐरावतों में एक एक तीर्थंकर विद्यमान हो, तो कुल मिलाकर 160 विधेयों में, और 5 भरत 5 ऐरावत 10 क्षेत्रों को मिलाकर 170 तीर्थंकर कब हुए थे? अजितनाथ भगवान के काल में। जब अजितनाथ भगवान यहाँ धरती पर थे भरत क्षेत्र में, तब इस पूरे 2.5 द्वीप में 170 तीर्थंकर मौजूद थे उस समय। उसके बाद कब हुए, उससे पहले कब हुए, इसकी जानकारी अभी तक पढ़ने में नहीं आई। ठीक। अगला सूत्र, प्रांग मानुषोत्रान मनुष्यः, प्रांग मानुषोत्रान मनुष्यः। हाँ, प्रांग मानुषोत्रान मनुष्यः। तो यहां कह रहे हैं मानव, वो मनुष्य कहां तक रहते हैं? मानुषोत्तर पर्वत से पहले पहले तक मनुष्य रहते हैं। प्राक माने पहले पहले तक। किसके? मानुषोत्तर पर्वत के पहले पहले तक। ये जम्बूद्वीप, अभी जो बनाया था अपन ने 2.5 द्वीप, जम्बूद्वीप, हाथीखंड और पुष्करात, और इसके आधे में मानुषोत्तर पर्वत। तो इस मानुषोत्तर पर्वत से पहले पहले के क्षेत्र में क्या रहते हैं? मनुष्य। यहां पर, यहां पर, यहां पर, इन तीनों द्वीपों में। और ये आधा है इसलिए से आधा गिनते हैं, और 2 ये, तो 2.5 द्वीप में मनुष्य रहते हैं। इसके आगे मनुष्य नहीं जाते हुए। ये कौन सा पर्वत है? मानुषोत्तर। मानुष इसके उत्तर में ही रहते हैं, इसके पूर्व में नहीं जाते, इसके आगे नहीं जाते हैं। तो ऐसा ये मानुषोत्तर पर्वत के पहले अर्थात 2.5 द्वीप में ही मनुष्य होते हैं। इसके आगे ना विद्याधर जा सकते हैं, ना ऋद्धरि मुनराज जा सकते हैं, क्योंकि वो भी मनुष्य हैं। वो चाहें कि 8वां द्वीप कौन सा है? नंदीश्वर। तो वो चाहें कि अष्टानका में हम नंदीश्वर की वंदना कराएं, उसकी पूजा विधान कराएं, तो नहीं जा सकते, क्योंकि मानुषोत्तर पर्वत के आगे कोई भी मनुष्य नहीं जा सकता, चाहे वो ऋद्धधारी हो चाहे विद्याधर हो। मनुष्यों को इसके आगे जाने की अनुमति नहीं है। मरकर ही जाना पड़ेगा, और देव बनकर। देव लोग ही जा सकते हैं वहां नंदीश्वर में, और किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं है। देवों का वहां एकाधिकार है, एकाधिकार, वहां कोई नहीं जा सकता। इसलिए इस पर्वत के आगे मनुष्य नहीं जाते। ये मानुषोत्तर पर्वत कहलाता है। ठीक है। ये क्या है? मनुष्य लोक की सीमा है, बॉर्डर है। बॉर्डर पे खड़ा हुआ ये पर्वत है। कितना बड़ा है? 8 लाख योजन का। कितना बड़ा है? क्योंकि ये 1 लाख का, ये 2 लाख का लवण समुद्र, 4 लाख का धातीखंड, 8 लाख का कालदीघि समुद्र, उसके बाद 16 लाख का पुष्कर होता चाहिए था, लेकिन आधे में मानसोत्तर है और आधे में द्वीप है, तो 8-8 बट गया। तो 8 लाख योजन का ये मानसोत्तर पर्वत है। 8 लाख योजन चौड़ा, चौड़ाई है ये, चौड़ाई, गोलाई नहीं है, चौड़ाई, यहां से लेके यहां तक की चौड़ाई। ये 8 लाख योजन चौड़ा है। ये इतना फैला हुआ 8 लाख योजन में, इतना बड़ा है ये। उसकी चौड़ाई, फैलाई, जमीन पे कितना फैला हुआ है, यहां से लेके वहां तक कितना फैला हुआ है, 8 लाख योजन तक। जितना बड़ा पुष्कर द्वीप है उतना बड़ा वो पर्वत है। हैं? लंबाई, लंबाई थोड़ी गोल है फिर तो। इसका व्यास बताया, व्यास, व्यास होता है ये
ये कितना है? ये इसका 8 लाख योजन। 8 लाख योजन का व्यास है इसका। अब परिधि कितनी है इसकी, कितना गोल है, तो वो निकालना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा, सूत्र है उसका। जितना बता रहे उतना सुनो। मानसोत्तर पर्वत 45 लाख योजन नहीं है, 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप है ना? क्या है? हाँ, 45 लाख योजन का मानसोत्तर नहीं, मानसोत्तर पर्वत 8 लाख का है, 45 लाख का नहीं है। अब इसकी परिधि कितनी निकालेंगे, वो उसका एक सूत्र है। अब वो सूत्र क्या है, वो त्रिलोक पंडिती में देखना पड़ेगा कि वो सूत्र से इसकी परिधि कैसे निकालते हैं। जम्बू द्वीप की पहले परिधि निकालेंगे, फिर उसकी दूनी दूनी करेंगे, तब इसकी निकल के आएगी। किस प्रकार से निकालते हैं उसका एक सूत्र दिया है त्रिलोक पंडिती में, त्रिलोक सार में, वो थोड़ा देखना पड़ेगा, अभी स्मरण में नहीं है। इसकी परिधि तो बहुत बड़ी होगी, क्योंकि जब जम्बू द्वीप की परिधि जो 1 लाख का ये विस्तार है, इससे 3 गुनी होती है। 3 लाख की समझो परिधि, 1 लाख का व्यास से 3 गुनी इसकी परिधि है। 3 लाख की ये हो गई, फिर इससे और ये कितनी दूनी है, कितनी गुनी है, वो देखना पड़ेगा, अभी याद नहीं है। तो बहुत बड़ी निकलेगी, है ना? 45 लाख नहीं, 45 लाख तो ये हो गया आपका एक, ये आधा, 2 लाख ये, 4 लाख ये, 8 लाख ये, 16 लाख ये। तो 16, 8 कितने हुए? 24 हैं? अब 16 में नहीं लेना यहाँ पर, क्योंकि आधे में इसका मानसोत्तर पर्वत है, तो 8 ही लेंगे अपन। 8, 8 16, 16 और 4 20, 20 और 2 22, 22 और आधा 22.5, 22.5 इस तरफ है, मेरू पर्वत के इस तरफ। अब मेरू पर्वत के इस तरफ 22.5, 22.5 मिलाकर 45 लाख योजन का मनुष्य लोक होता है। ये होता है 2.5 द्वीप, आधा इस तरफ और आधा इस तरफ। तो ऐसे 45 लाख योजन का विस्तार, चौड़ाई कितने में फैला हुआ है? 2.5 द्वीप 45 लाख योजन में फैला हुआ है, ये इसमें बताया गया। तो यहां समझ में आ गया पुष्कराज कितना बड़ा है? 8 लाख का, और मानसोत्तर वो भी 8 लाख का है, दोनों बराबर हैं। पुष्कर द्वीप, मानसोत्तर पर्वत 8 लाख योजन चौड़े विस्तार वाले हैं। इतना बड़ा वो मानसोत्तर पर्वत है, तो उसे पार करने में मनुष्य सक्षम नहीं है, इसीलिए उससे बाहर नहीं जाते, उससे पहले ही रहते हैं। अगला सूत्र, मनुष्य कैसे कैसे होते हैं? आर्या मलेच्छाश्च, आर्या मलेच्छाश्च। तो आर्य और मलेच्छ 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। जो आर्य माने धर्म कर्म से सहित होते हैं, चारों पुरुषार्थ करने वाले होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों में संलग्न रहते हैं, वो आर्य लोग कहलाते हैं। और जो मलेच्छ हैं, जिनके अंदर कोई भी धर्म कर्म नहीं होता, ये मलेच्छ होते हैं। 4 प्रकार के, 5 प्रकार के आर्य कहे हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, कर्म आर्य, चारित्र आर्य, दर्शन आर्य, ऐसे 5 प्रकार के आर्य शास्त्रों में आए हैं। अब जो अनेक गुणों संपन्न होता है, गुणी पुरुष जिसकी सेवा करते हैं, उसे आर्य कहते हैं। जिसका आचार विचार भ्रष्ट होता है, जिससे कर्म का कुछ विवेक नहीं होता, उससे मलेच्छ कहते हैं। आर्य के 2 भेद यहाँ ने मुख्य किए हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य और एक रिद्धि रहित आर्य। जिनके तप आदि के से बुद्धि, जिनके तप आदि से
बुद्धि आदि रिद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं, वे रिद्धि प्राप्त आर्य कहे जाते हैं। रिद्धि हरि मुनराज रिद्धि प्राप्त आर्य हैं। और रिद्धि से रहित आर्य 5 प्रकार के, क्षेत्रार, जातियार, चारित्रार, कर्मार, दर्शनार। और जो क्षेत्र आर्य मतलब जो इस आर्य खंड में रह रहे हैं, ये कौन है? क्षेत्र आर्य हैं। भले ही जाति से कुछ भी हो, लेकिन आर्य खंड में रहते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? ये क्षेत्र संबंधी आर्य हैं। जाति आर्य जो जाति से आर्य हैं, उच्च जाति वाले हैं, वो जाति आर्य हैं। कर्म आर्य जिनके कर्म आर्यों की तरह श्रेष्ठ हैं, वे कर्म आर्य होते हैं। और चारित्र आर्य जिनका चरित्र श्रेष्ठ है, गुणी पुरुष हैं, गुणों से संपन्न है जिनका चारित्र, वे चारित्र आर्य हैं। दर्शन आर्य सम्यक दर्शन से सहित जो हैं, वो दर्शन आर्य हैं। तो ऐसे 5 प्रकार के आर्य होते हैं। अकेले केवल आर्य खंड में रहने से आर्य नहीं कहलाते, जाति से भी आर्य होने से भी श्रेष्ठ आर्य नहीं होते। कर्म से आर्य होना मतलब सबके सुख दुख में सहायक होना, परोपकारी होना, कर्म आर्य है। चारित्र आर्य जिसका चारित्र श्रेष्ठ है, संयम है जिसके जीवन में नियम संयम लेकर जी रहा है, भले ही सम्मिलन नहीं है अभी, लेकिन फिर भी चारित्र को उसने अब अंगीकार किया है, तब करता है, नियम संयम पालन करता है, प्रतिमाधारी है, कुछ भी है, तो वह चारित्र आर्य है। लेकिन जब सम्मिलन हो जाता है तो वो दर्शन आर्य कहलाता है, उसका चारित्र भी सम्यक चारित्र बन जाता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के आर्य होते हैं। मलेक्ष 2 प्रकार के, अंतर्दीपज, कर्म भूमि, 2 प्रकार के मलेक्ष हैं, अंतर्दीप और कर्म भूमि। अंतर्दीप कहाँ होते हैं? अंतर्दीप लवण समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ? जैसे ये जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप के बाहर ये लवण समुद्र है। अब इस लवण समुद्र में बीच बीच में अंतर्दीप बने हुए हैं। यहाँ कुवोग भूमियां हैं इन अंतर्दीपों में, इन्हीं में कुवोग भूमियां होती हैं। इन्हीं में बड़े बड़े कान वाले, घोड़े जैसे मुंह वाले और पूंछ वाले मनुष्य पाए जाते हैं, इन कुवोग भूमियों में। ये अंतर्दीपज मलेक्ष कहलाते हैं। और एक कर्म भूमि में जो मलेक्ष खंड है, जैसे अपने भरत क्षेत्र में ये आरखंड है, बीच में बाकी के 1 2 3 4 5 ये मलेक्ष खंड है। तो ऐसे 5 कर्म भूमि मलेक्ष खंड कहलाते हैं और बाकी के अंतर्दीप मलेक्ष खंड है। तो इस प्रकार ये बताया गया कि मलेक्ष और आर्य कहाँ रहते हैं, किस प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया? चक्रवर्ती की रानियां जो आती हैं इन मलेक्ष खंडों से आती हैं। हाँ, 32,000 रानियां मलेक्ष खंडों की होती हैं, लेकिन वो राजा सब क्षत्रिय होते हैं मलेक्ष खंड में भी। भले ही धर्म कर्म से हीन है, आचार विचार से भ्रष्ट हैं, लेकिन वो वहां से उनको क्षत्रिय वर्ण वाले होते हैं। क्योंकि राज्य कोई सा भी देश हो, हर देश में जो जहाँ पर परिवर्तन नहीं हो रही है, सृष्टि का आदि काल परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे सब जगह राजाएं, जितने भी राजा हैं सब क्षत्रिय वंश के ही होते हैं। वो तो यहाँ हो गया हिंदुस्तान में ऐसा कि कोई भी राजा बन के बैठ जाएगा, चाहे वो कोई सी भी जाति का हो। यहाँ है ऐसा, लेकिन वहाँ नहीं, हर जगह विदेश क्षेत्र में सब राजा क्षत्रिय वंश के ही होते हैं। इस प्रकार मलेक्ष खंड में भी सभी राजा क्षत्रिय वंश के ही होते हैं। और क्षत्रिय वंश के राजा भरत चक्रवर्ती भी थे, तो क्षत्रियों की कन्याओं को लाए थे, लेकिन वो क्षत्रिय कन्या कैसी थी? आचार विचार से भ्रष्ट, कोई उनके अंदर धर्म के विचार नहीं थे, आचरण कोई नहीं था। लेकिन वहां से लाने से पहले उनका सेनापति उन सब रानियों को मुनराज के पास ले जाते हैं और वहां ले जाकर पहले नियम संयम व्रत धारण कराते हैं। फिर उसके बाद भरत चक्रवर्ती के पास जाती हैं, फिर वहां विवाह होता है, तब एंट्री अंदर होती है।
ऐसे नहीं हो जाती एंट्री अंदर। पहले व्रत नियम संयम दिलाए जाते हैं। वर्ण एक है, क्षत्रिय वंशी हैं दोनों, इसीलिए वहां मान्यता है। तुम सोचो कि हम किसी की भी ले आए और यहाँ आके संस्कार करा लें और काम चल जाएगा, नहीं नहीं, गड़बड़ है। महापुरुषों की सेक हमें नहीं करनी है। वो महापुरुष थे, महापुरुष लोग क्या कर रहे हैं उसके अनुसार नहीं, हम सामान्य पुरुष हैं। हमें अपने नियम संयम जो जिससे श्रवण संस्कृति निरंतर चलती रहे, उसमें कहीं भी कोई भी विघ्न बाधाएं ना आए, ऐसे कार्य हम सामान्य लोगों को करने चाहिए। अन्यथा श्रवण संस्कृति खतरे में आ जाएगी, कहीं भी कोई मुनराज नहीं बनेगा, चौके लगाने की योग्यता खत्म हो जाएगी, श्रवण संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इसीलिए अपने जीवन में हमें ऐसे कार्य नहीं करने हैं जो धर्म के विरुद्ध हो। ठीक, उन्होंने चक्रवर्ती ने जो किया वो एक ही वंश की थी, मतलब एक ही वर्ण के थे, क्षत्रिय और क्षत्रिय वो दोनों समान थे, इसीलिए वहाँ ये संपन्न विवाह हुआ था। अपन लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। अपन सामान्य पुरुष हैं, अपन को अपने ही वर्ण माने जैन धर्म में जो मानता है उससे ही विवाह करना चाहिए। इतनी छूट दे दी है कि तुम्हारा पोरवाल वाले परिवार को ले आए, परिवार वाले पोरवाल को ले जाएं, इतनी छूट मिल गई है। वरना पहले यही होता था, पोरवाल की पोरवाल में जाएगी, परिवार की परिवार में जाएगी। लेकिन अब इतनी छूट दे दी है कि जैन तो हो, चाहे कोई भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जैन जैन बन जाओ, तो कोई दिक्कत। इतनी आप परिस्थितियों को देखते हुए छूट दे दी गई है, अन्यथा ये भी स्वीकार नहीं था पहले के आचार्यों को। ठीक, आज के लिए इतना ही काफी है। अत अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल क्रमक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति कायोत्सर्गम कर्वे हम